नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शुभम। अभी तक तो आप लोग जान ही गए होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे ओलिव के मोक का सॉल्यूशन। और मेरे भाई, मेरा यकीन कीजिए कि मैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन देता हूँ चाहे किसी भी वीडियो का, वो उस क्वेश्चन का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन होता है। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर मायने कुछ रखता है तो क्वेश्चन का अप्रोच और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही मायने रखता है। क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि सीपीओ जैसे एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग ला दिया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं। हो सकता है कि एसएससी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम में आने वाले टाइम में सेक्शनल टाइमिंग आ जाए, तो उस चीज़ के लिए भी खुद को प्रिपेयर रखना है। वैसे चलते हैं और लेते हैं आज के मुक का पहला क्वेश्चन। देखो, बोल रहे हैं हमसे कि त्रिभुज एमएनओ और एसटीयू में एमएन बराबर एसटी है और एन बराबर टी है। दोनों त्रिभुज ए एस ए, ठीक है ना, कोण भुजा कोण मानदंड के अनुसार संगामी है। कब? हमसे कंडीशन पूछ रहा है। संगामी इन द सेंस की कॉन्ग्रुएंट। मेरे भाई, ए एस ए यानी कि एंगल साइन एंगल से अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसके जो संगत एंगल होंगे ना, वो क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। हमसे पूछ रहा है कि एंगल एम बराबर एंगल एस होगा। अगर हम यहां से देखें तो एंगल एम के संगत कौन सा है यहाँ पे? एंगल एस। यानी ऑब्वियस सी बात है कि हम बोल सकते हैं कि एम और एस जो एंगल है आपस में बराबर होंगे। यही हमारा हमारा जो आंसर है वो यही होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप दो ट्रायंगल ड्रॉ करें और उसके बाद देखें, नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर एम एन ओ एस टी यू के बराबर है तो एंगल एम एंगल एस के बराबर होगा, एंगल एन एंगल टी के बराबर होगा और ओ एंगल यू के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, हमसे इसका वैल्यू पूछ रहे हैं इस एक्सप्रेशन का। देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का सम अगर जीरो के बराबर है तो ये तभी हो सकता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ABC हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर तीन वेरिएबल है हमारे पास तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ए बराबर बी बराबर सी हो, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का मान है वो हमें पता नहीं है। तो ये दूसरा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू का सम 3 ABC के बराबर होगा। मेरे भाई, आप एक एक टर्म को ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का सम किसके बराबर होगा? 3 ABC का। और अगर हम ए बी सी से ही इसको भाग दे दें तो ए बी सी और ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3। इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं लगाना था, ये ऐसे ही देख करके कॉमन सा क्वेश्चन है अलजेब्रा का। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाकर 5 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। यदि उसकी चाल में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो वह अपने गंतव्य पर 50 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? ठीक है, देखो, कोई जरूरत नहीं है ये 80 का। मेरे भाई, 50 कहाँ है? 50 मिनट है। अगर हम 50 मिनट देखें तो 5 घंटे का ये कितना हिस्सा है? 5 गुने आप 60 करोगे, 5 गुने 60 करोगे, यानी कि 1 0 से 1 0 और 5 से 5, ये कितना आया? 1/6। मेरे भाई, एक बढ़ने के बाद ये 6 हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे दिया है कि 50 मिनट पहले पहुंच जाता है तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चाल एक बढ़ने के बाद 6 हुआ है, यानी कि चाल रहा कितना होगा? 5 का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/5, 5 पे 1 बढ़ा है तब जाकर के यहाँ पे 6 हुआ है। एक 1/5 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज में मान होता है 20%। ऑप्शन ए। यदि सुबह टैंक का 1/5 भरा जाता है और शाम में 1/15 भरा जाता है तो टैंक का कितना भाग भरा नहीं गया? 1/5 मतलब 20%, ठीक है। और 1/15 मतलब 1/15 मतलब 6.66%, ठीक है ना। अगर आप इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई 26.66% क्या है? भरा हुआ है। तो कितना नहीं भरा हुआ है? ऑब्वियस सी बात है कि 0.733 नहीं भरा है। अरे भैया, 26.66% भरा हुआ है, हम परसेंटेज में देख रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि 73.33% अप्रोक्स में नहीं भरा होगा। अगर आप परसेंटेज हटाते हो तो 100 से इसको भागा दोगे, 100 से अगर इसको भाग दोगे तो सारा ये पॉइंट में आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। यदि समीकरण 5x, ये दोनों समीकरण जो है आपस में समानांतर हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि 3k प्लस 2 का मान 2k, सॉरी 3k प्लस 2 का मान क्या होगा? देखो, दो रेखाएं जब पैरेलल होती हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जब दोनों रेखाएं मेरे भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और जब कोई हल नहीं निकलता है तो इसका कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। तो अगर हम a1/a2 बराबर b1/b2 करें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। वहां से अगर हम देखें तो k-3 का होल स्क्वायर
मेरे भाई k माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर होता है 5 गुने 5 यानी कि 25 के। अगर हम यहाँ देखें तो k माइनस 3 मेरे भाई 5 के बराबर होगा, तो k किसके बराबर में होगा? 8 के। अगर हम यहाँ पे 8 रखें तो 8 3 की 24 और 2 हमारा 26 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक घड़ी की दुकान में कुल घड़ियों का 62% एनालॉग घड़ियां हैं और शेष डिजिटल घड़ियां हैं। यदि दुकानदार द्वारा 30 डिजिटल घड़ियां बेची जाती है तो दुकानदार में एनालॉग घड़ियों की संख्या कुल घड़ियों की संख्या का 64% हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि आरंभ में दुकान में कितनी घड़ियां थी। ठीक है, देखो यहाँ पे छेड़ किसको रहा है? यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 डिजिटल घड़ी, यानी कि 30 डिजिटल घड़ी बेच रहा है, यानी कि डिजिटल घड़ियों को वो छेड़ रहा है, यानी कि एनालॉग घड़ी का जो वो है संख्या है वो सेम है। अगर हम यहाँ से देखें तो 62% एनालॉग घड़ी है, 62% का फ्रैक्शनल वैल्यू 5/8। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो कुल घड़ियों का, ठीक है ना, एनालॉग घड़ियों की संख्या कुल घड़ियों का 64% यहाँ पे हो जा रहा है। अगर हम इनका मेरे भाई 64% ही है ना, 64% को अगर हम फ्रैक्शनल में लिखें तो कितना होगा? 4 से काटे तो 16 और 4 से काटे तो 25, यानी हम बोल सकते हैं कि एनालॉग घड़ियों का अनुपात 125 रेशियो 128 है। तो जो टोटल घड़ी होगा इसका इन्वर्स होगा, यानी कि 128 रेशियो 125। अगर हम यहाँ से देखें तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 3 यूनिट का वैल्यू 30 है। हमसे पूछ रहा है कि आरंभ में कुल कितनी घड़ियां थी, यानी कि 128 यूनिट का मान 3 का 10 गुना है, तो 128 का 10 गुना 1280, ऑप्शन ए। एक आयत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 है। तो हमसे परिमाप पूछ रहा है। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6x प्लस 5x। अगर हम यहाँ से मेरे भाई, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 3x कॉमन ले सकते हैं जो कि होगा x प्लस 2, और प्लस अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो 5 कॉमन ले सकते हैं x प्लस 2। यानी कि इसके अगर हम दो फैक्टर देखें तो कौन कौन से हुए? 3x प्लस 5 और एक हुआ x प्लस 2। मेरे भाई ये एक लंबाई मान लो और एक चौड़ाई मान लो, क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्षेत्रफल के बराबर में होगा। हमसे पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा? परिमाप आप दोनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से गुणा कर दो। अगर मैं दोनों भुजाओं को जोड़ूंगा तो 3x और 4x मेरे भाई प्लस 7। जब मैं 2 से इनको वो करूंगा, क्या करा, मल्टीप्लाई, तो ये होंगे 8x प्लस 14, 8x प्लस 14, ऑप्शन सी। एक 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा PQ द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है वृत्त का व्यास। ऑब्वियस सी बात है कि 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, अगर 60 डिग्री बना रहा है इसका मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, और समबाहु त्रिभुज बनेगा इसका मतलब कि रेडियस भी 16 सेंटीमीटर का होगा। तो जब रेडियस 16 सेंटीमीटर का तो जो व्यास होगा वो 32 सेंटीमीटर का। ऐसे बोल रहा है भैया, ये मान लो एक जीवा है और इस पे ये 60 डिग्री बना रहा है और ये कितना है? 16 सेंटीमीटर का है। तो जब ये 60 डिग्री हुआ और हम जानते हैं कि ये दोनों क्या हुआ? रेडियस हुआ, यानी कि आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जब 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री होगा, ये दोनों 120 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो ये 60 और ये भी 60, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज। ये 16 तो ये 16 और ये 16, यानी कि रेडियस 16। जब रेडियस 16 तो व्यास 32। एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिगत है। यदि AB बराबर 8, CD बराबर 5AB बटे में 4 है, तो हमसे पूछ रहा है BC प्लस AD का मान। देखो अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे भाई CD बटे में AB कितना है? 5 बटे में 4 है। ठीक है ना, अब देखो 4 का वैल्यू अगर 8 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? इसका डबल, यानी कि 10। हमसे पूछ रहा है BC प्लस AD, यानी कि 10 प्लस 8 18 के ही बराबर होगा। देखो ABCD हमसे बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत है। ठीक है ना, मान लो ये ABCD है और इसके अंदर आप एक वृत्त बना दो। ठीक है, ABCD ऐसे करके बोल रहा है। तो इस केस में हमेशा मेरे भाई बराबर भुजाओं का सम एक दूसरे के बराबर में होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि AB प्लस DC का सम जो होगा ना वो बराबर होगा AD प्लस BC के सम के। ठीक है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि BC प्लस AD का सम, तो BC AD किसके बराबर होगा? AB प्लस DC के। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये 5 4 9 यूनिट आ रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल भी आप टिक कर सकते हो। मेरे भाई x बराबर
रूट ए प्लस 1/√b है और y बराबर रूट ए माइनस 1/√b है। तो हमसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे में 2 का। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, एक्स वाई ए बी। ए बराबर बी मान लो, ए बराबर बी बराबर 1 मानो। अगर हम यहाँ से माने तो ए बराबर बी बराबर 1 अगर हम माने तो एक्स का मान कितना आएगा, 2 आएगा। और वाई का मान मेरे भाई, वाई का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 रखें तो 2 का क्यूब 8 माइनस 0 बटे में 2 बराबर आएगा 4। यानी कि x बराबर सॉरी a बराबर b बराबर 1 रखने पर हमारा ऑप्शन का मान 4 होना चाहिए, तभी वो आंसर होगा। अगर हम a b 1 रखें तो 3 1 4, 4 बटे में 1 4, ये हो सकता है। ये 3 माइनस 1 2 हो गया ऊपर है, तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता है। 4 ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन में हम फंस गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना। देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू यानी कि 1/2 एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का हमें मान निकालना है। हम जानते हैं कि जो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होता है ना, वो हमेशा एक एक्स माइनस वाई का क्या होता है मेरे भाई, एक्स माइनस वाई का एक मल्टीपल होता है। अगर हम यहाँ से एक्स माइनस वाई देखें मेरे भाई, अगर हम यहाँ से एक्स माइनस वाई देखें तो इसमें से इसको घटाएंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो रूट ए और ये माइनस का रूट ए कट जाएगा, यानी कि 1/√b प्लस 1/√b, यानी कि 2 बटे में रूट बी हम बोल सकते हैं। यानी दोस्तों, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना वो 2/√b, देखो अब 2 तो यहां से कट जाएगा, लेकिन 1/√b का क्या होगा, एक मल्टीपल होगा। यानी कि नीचे मेरे भाई नीचे 1/√b आना ही चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी में है। देयर द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे समद्विबाहुल लिखा है लेकिन वहां पे इक्विलेटरल लिखा है, तो हम इसको इक्विलेटरल ही मान करके चलेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6√3 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है। उस त्रिभुज का उसके मध्य बिंदु से एक शीर्ष से गुजरने वाली अक्ष के चारों ओर घुमाकर बने शंकु का आयतन। देखो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल अगर 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। कितना है, 6√3 है। √3 से √3 कैंसिल होगा मेरे भाई। अगर हम ए देखें तो रूट में 24 को हम लिख सकते हैं 2√6, यानी कि एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज के उसके मध्य बिंदु और एक शीर्ष से गुजरने वाली अक्ष के चारों ओर, मध्य बिंदु यानी कि मेरे भाई मध्य बिंदु यानी कि मीडियन के चारों ओर बोल रहा है हमें घुमाने के लिए। और हम जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना दोस्त, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वहीं उसका हाइट भी होता है, तो ये हाइट भी होगा। जब हम इसके एलोंग ऐसे घुमा देंगे तो ऐसा करके कुछ एक हमारे सामने क्या बनेगा, शंकु बनेगा। अब देखो इसका ए कितना है, 2√6, यानी कि ये भी √6 और ये भी √6। मेरे भाई अगर हम हाइट पता करें तो हम जानते हैं कि भुजा का √3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है। तो अगर हम हाइट देखें यहाँ से तो 2√6 का √3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कि √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ पे हाइट आ गया 3, यहाँ पे हाइट आ गया मेरे भाई 3√2। तो हमसे आयतन पूछ रहा है। अब शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3, पाई को नहीं छेड़ेंगे, आर स्क्वायर यानी कि 6 गुने एच 3√2, 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कि 6√2 पाई हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। एक पात्र में दूध और पानी का 240 लीटर मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि 30 लीटर पानी मिलाया जाता है और फिर 45 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर बोल रहा है कि हमसे 5 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो दूध और पानी का मेरे भाई 240 लीटर मिश्रण 5:3 के अनुपात में है, 30 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है, यानी अगर हम देखें तो 240 लीटर जो मात्रा है इसका वैल्यू कितना है, 5 + 3 8, ठीक है ना, यानी कि 1/30। मेरे भाई अगर हम 30 लीटर अगर इसमें हम पानी मिला दें तो इसका मान कितना होगा, 1 यूनिट, क्योंकि ये इसका 1/30 है। यानी कि आप 30 लीटर पानी मिलेंगे या फिर 1 यूनिट पानी मिलेंगे, बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दूध और पानी का अनुपात कितना था, 5:3। अगर हम 1 यूनिट इसमें पानी मिला दें तो ये हो गया 5:4, ठीक है ना। और ये वैल्यू हो जाएगा 270 का, क्यों, क्योंकि पहले 240 था अब 30 हो गया है।
हमसे बोल रहा है आगे कि 45 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। मेरे भाई जब हम 45 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो 5:4 ही रहेगा, पानी और दूध का अनुपात। लेकिन 270 में से हमें 45 घटाना पड़ेगा। कितना होगा दोस्त? 225। ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि 5 लीटर दूध मिलाया जाता है। मेरे भाई अगर हम यहां से देखें अगर हम यहां से देखें तो 225 यूनिट का मान 225 यूनिट का मान 9 गुना है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1/25 गुना, 1/25 गुना। तो जब हम 5 लीटर दूध मिलाएंगे तो ये भी 1/25 गुना, यानी कि 1/5 यूनिट क्या मिलेगा? दूध। यानी कि 5 यूनिट पहले से दूध था और इसमें अब 1/5 और मिला दो, रेशियो 4। कितना होगा? 5 25 एक 26, 26/5 होगा। 5 इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20। हम बोल सकते हैं कि 13:10। 13 मेरे भाई 10, जो कि है ऑप्शन बी, 13:10। ऐसे करेंगे, उल्टा मैंने निकाल दिया इसमें। आई के मूल्यों की रेंज का पता लगाएं यदि त्रिकोण के किनारों की लंबाई 2i, i-2 और 7 है। देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज हम तभी बना सकते हैं जब उसके किसी भी दो भुजाओं का योग उसके तीसरी भुजा से बड़ा हो। हमसे पूछा है कि आई का रेंज क्या होगा। अगर हम मान लो कि पहला ऑप्शन पकड़ते हैं तो देखो 3 और 5 के बीच में ऐसे तो हम हजारों रेशनल नंबर आ जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि हम 3 और 5 को, ठीक है ना, यहाँ पे इंटीजर भी नहीं देते, मान लेते हैं कि हम आई को 4 लेते हैं दोस्त। ठीक है, 3 और 5 के बीच में हम 4 लिए। वैसे 3 और 5 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट हम 4 लिए हैं। ठीक है। अब देखो अगर हम 4 लेते हैं तो 2i 8 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, और ये होगा 7। अगर हम कंडीशन अप्लाई करें कि दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा है कि नहीं, तो आप जोड़ करके देखोगे तो 8 2 10, 7 से बड़ा हो जाएगा, 7 2 9, 8 से बड़ा हो जाएगा, 8 7 15, 2 से बड़ा हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि आई 4 लेने पर हमारा ट्रायंगल बन जा रहा है, यानी कि ये रेंज हम ले सकते हैं, ऑप्शन ए। एक व्यक्ति ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली ब्याज की 15% दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि का निवेश किया है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2979.9 है तो हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश की गई धनराशि। देखो 15% अगर हम 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करें तो कितना होगा? 15 15 30 और 2.25, यानी कि 32.25। मेरे भाई 32.25 का मान कितना होगा? 2979.9, 2979.9। तो हमसे पूछ रहा है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू। यहां भी परसेंट लगा लो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं है कि इतना कैलकुलेशन देख करके आप कैलकुलेशन के पीछे भागने लगे, ना 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 ना। कैलकुलेशन के पीछे भागे तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। आपके पास इतने तरीके हैं, आप डिजिटल सम लगाइए, क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यू इंटीजर में है। अप्रॉक्स में होता तो हम कैलकुलेशन के पीछे भागते हैं। तो आप डिजिटल सम लगाइए, डिविजिबिलिटी लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन कैलकुलेशन के पीछे मत भागिए। ठीक है ना। देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो 5 2 7 2 9 3 12, यानी कि ये 3 का एक मल्टीपल है। और इधर अगर हम देखें तो ये कितना है? 7 2 9, यानी कि ये 9 का एक मल्टीपल है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का मल्टीपल जो है ना, इसमें के एक 3 को उड़ाएगा, यानी जो हमारा फाइनल नंबर होगा वो एक 3 का मल्टीपल होगा। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। 9 6 15 2 17, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 2 11 8 19, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 2 8 9 17, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन ए चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे लगाइए और आगे बढ़िए। चेक भी कर लीजिए, 2 2 4 और 9 13। अरे भैया यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन है 3 का मल्टीपल, ये नहीं है, क्योंकि 9 2 11 4 15। ठीक है ना। ऑप्शन सी सिर्फ 9 का मल्टीपल है, मैंने ध्यान नहीं दी। और ऐसे ही आगे बढ़ने में कभी कभार गलती भी हो जाता है, तो ये भी सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब साइन 41 डिग्री बराबर 1/x है, तो हमसे कॉट 49 डिग्री का मान पूछा। देखो अब हम जानते हैं कि कॉट 49 डिग्री किसके बराबर होगा? tan 41 डिग्री के। क्योंकि मेरे भाई tan और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें कि जब एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो कॉट और tan आपस में बराबर होंगे, यानी कि कॉट 49 का मान निकालिए, यानी tan का या फिर tan 41 का मान, दोनों बराबर ही आएगा। तो जब आप यहां से tan 41 का मान निकालिएगा तो क्या होता है? tan का p/b निकालिएगा। और यहां से अगर हम देखें तो साइन 41 डिग्री बराबर दिया 1/x। ये 1 क्या है? ये परपेंडिकुलर है, यानी कि tan 41 डिग्री में भी जो न्यूमरेटर होगा वो परपेंडिकुलर, यानी कि 1 ही होगा। और 1 सिर्फ ऑप्शन ए में है।
मैंने 48 मिनट का मात्र वीडियो डाला है ट्रिगो का, इसी चैनल पे आप जा करके उसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है। इवन कि जो लड़के प्री देने गए और 2025 के मेंस देने गए वो सब देख करके गए हैं वो मेरी वीडियो। एक खुदरा विक्रेता एक टेबल के अंकित मूल्य पर 22% की छूट प्रदान करता है और छूट देने के बाद भी उसको 5.3% का लाभ अर्जित होता है। यदि वो 5400 रुपये के अंकित मूल्य वाली मेज पर 22% के बजाय 12% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, 22% की छूट मतलब 78%, और 78% का वैल्यू कितना है? 5.3% का लाभ हो गया, यानी कि 105.3%। हमसे पूछ रहा है कि अगर सिर्फ 12% का छूट देता तो 12% का छूट यानी कि 88% का वैल्यू कितना होगा? यही हमसे पूछ रहा है, 88% का। इसको हमें निकालना है। पहले तो आप परसेंट से परसेंट काटिए, ठीक है ना। 13 से अगर आप काटिएगा तो 13 आठे होता है 104, एक और 3 13 का 13, यानी कि 8.1। 13 छिक 78। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको काटें तो 3 से काटिएगा तो ये 2.7, और 3 से ये 2, और 2 से ये जाएगा 44 बार में, ठीक है ना। 44 और 27 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक सबके आगे लगा करके 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, फिर या फिर हम वो कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 27 चौके मेरे भाई, 27 चौके 108 के 8 हासिल 10, 27 चौके 108 और 10 118, 118.8%। ये क्या आया? एसपी आया। तो आपका लाभ कितना होगा? 18.8 का, ऑप्शन सी। यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो और y शून्य है तो x गुने y क्या होगा? इफ x इज एन इरेशनल नंबर एंड y इज 0 देन x इज टू y। देखो, जीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, चाहे वो रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, या फिर एक इमेजिनरी नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे आप एक चीज पे नजर डालिए। जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो एक इंटीजर है, जीरो एक इवन नंबर है, और जीरो का खोज हमारे यहाँ के आर्यभट्ट किए थे, ठीक है ना, आदरणीय आर्यभट्ट। ऐसे हम नाम नहीं ले सकते, सिर्फ आर्यभट्ट, ये उनका डिसरेस्पेक्ट होगा। अब देखिए, जब हम एक्स को वाई में मल्टीप्लाई करेंगे जहां पे वाई जीरो है तो हमारा रिजल्ट तो जीरो निकल करके आएगा। और जीरो क्या है? जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो को हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि यह इसका हम आंसर लगा सकते हैं रेशनल नंबर। 49 संख्याओं का औसत 53 पाया गया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या 72 को गलती से 65 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्या का सही औसत दशमलव के 2 अंकों तक पूर्णांकित करने के ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, 53 पाया गया था, ठीक है ना, लेकिन गलती क्या हुआ है कि आप 72 को गलती से 65 पढ़ लिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 72 को 27 पढ़ना समझ में आता है, 72 को कोई गलती से 65 कैसे पढ़ सकता है? तो मान लीजिए कि जब आप 72 को गलती से 65 पढ़े, यानी कि 72 माइनस 65, 7 आपने क्या किया? 7 आपने उसको कम कंसिडर किया। तो जब आप संख्या को सही करेंगे तो इसमें 7 बढ़ाएंगे, यानी ये जब 7 बढ़ाएंगे तो ये 7 बटेगा किस में? 49 में। 7/49 कितना होता है मेरे भाई? 1/7। 1/7 कितना होता है? 1.4। देखो, 1/60% का मतलब होता है 14.28%, लेकिन यहाँ पे परसेंट नहीं है तो 1/60 0.14 के बराबर हो जाएगा। तो 53 प्लस 0.14 यानी कि 53.14 आप बोल सकते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन का भी, देखो कभी कभी परसेंटेज का भी कैलकुलेशन में यूज कीजिए। दो धात्विक गोलाकार गेंद ए और बी इस प्रकार हैं कि गेंद ए की त्रिज्या बी के व्यास के दोगुने के बराबर है। ए की त्रिज्या मेरे भाई बोल रहा है कि बी के व्यास के दोगुने के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका त्रिज्या मान लो कि 1 मानेंगे तो जब इसका त्रिज्या 1 है और ये इसके व्यास का दोगुना है, यानी कि त्रिज्या का 4 गुना होगा। सिंपल सी बात है। हमसे पूछा है ए और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का किस पे डिपेंड करता है? आर के पावर 2 पे। तो इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 16:1 हमारा आ जाएगा, ऑप्शन सी। एक साथ ए और बी 40 दिन में, बी और सी 48 दिन में, जबकि ए और सी फिर से अगर हम देखें तो 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अपनी वास्तविक कार्य क्षमता से 1/7 गुना अधिक कार्य क्षमता के साथ कार्य करता है तो सामान्य कार्य को करने में बी द्वारा लिया गया समय ए बी अगर हम देखें तो 40 दिनों में करते हैं। मेरे भाई अगर हम यहां से देखें बी सी तो 48 दिनों में काम करेंगे, ठीक है ना।
ये 40 दिनों में। और आगे अगर हम देखें तो ए और सी सामान्य कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं, 60 कार्य में। मेरे भाई टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा। 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 120। अब देखो 24, 48 में जो 24 आता है वो 120 को पूरी तरीके से काट देगा। यानी कि जब 48 में जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है ना, उसके लिए यहाँ पे कोई अंक नहीं बच रहा है, यानी कि आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 240। 40 छिक्का 240, 48 पाँचे 240 और 60 चौके 240। हमसे पूछ रहा है कि सी बी अपनी वास्तविक कार्य क्षमता से 1/7 गुना अधिक कार्य करता है, यानी कि हमें बी का इफिशियंसी निकालना है। बी का इफिशियंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लो कि इन दोनों को जोड़ दें, ए बी और बी सी को, और ए सी को घटा दें तो हमारा 2b निकलेगा। अरे मेरे भाई, ए बी और बी सी जोड़ोगे तो ए प्लस 2b प्लस सी होगा, और उसमें से ए सी घटा दोगे तो बचेगा सिर्फ 2b। 2b का इफिशियंसी कितना है जी? 6 और 5 11, 11 में से 4 गया 7, तो बी का इफिशियंसी कितना आएगा? 3.5। मेरे भाई बोल रहा है कि बी 1/7 गुना ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि अगर बी की इफिशियंसी 7 होती तो ये इससे एक ज्यादा इफिशियंसी से काम करता। तो अगर 3.5 है तो ये आधा इफिशियंसी ज्यादा से काम करेगा, यानी कि टोटल ये 4 की इफिशियंसी से काम करेगा। टोटल काम कितना है? 240, इफिशियंसी 4, काटोगे 60 दिन, आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। एक धातु की गोलाकार गेंद की आंतरिक और बाहरी सतहों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 और 6 सेंटीमीटर है। यदि पिघलाकर 30:1/3 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 30:1/3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंब वर्तुल बेलन में ढाला जाए तो बेलन का आधार का व्यास। देखो, अगर यहाँ पे खोखला गोला है मेरे भाई, तो इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू अगर हम करेंगे तो 6 के क्यू में से 5 का क्यू घटाएंगे, यानी कि 216 माइनस 125। अगर हम यहाँ पे देखें तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें आर स्क्वायर ही निकालना है, ठीक है ना। और एच अगर देखें तो 30 90 और 1 91/3। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो 216 माइनस 125 कितना होता है? ये 91 ही होता है, तो आप 91 को काट दो। मेरे भाई पाई पाई से कटेगा, 3 3 से कटेगा, यानी आर स्क्वायर अगर 4 आया तो आर 2 आएगा। हमसे पूछ रहा है क्या? तो बेलन का आधार का व्यास 2 का डबल 4, ऑप्शन ए। ए बी सी, ठीक है ना। 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख का निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी सेवानिवृत्त हो जाता है। यदि 1 वर्ष के लिए लाभ 1,20,000 है तो सी का हिस्सा। देखो लाभ किस पे डिपेंड करता है? इन्वेस्टमेंट इंस्टू टाइम पे। ए बी सी है मेरे भाई, ए बी और सी है। अगर हम यहां से देखें, सब में का तुम 5-5 जीरो हटा दो, ठीक है ना। 5-5 जीरो नहीं हटा सकते हो क्योंकि इसमें 4 ही जीरो आ रहा है, तो आप यहाँ का 4 जीरो हटा दो, 4 जीरो ये भी हटा दो और 4 जीरो ये भी हटा दो, और फिर 5 से काटो तो ये आएगा 4, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। हमसे बोला है 6 महीने बाद सी सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि ये 6 महीने के लिए ही निवेश कर रहा है, और ये दोनों 12-12 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हुआ। जब आप इसको काटोगे तो 12 सब में आ रहा है, 12-12 से काटो, ये 12 12 ये 1, यानी कि 4:3:1, 4 3 7 1 8, 8 का मतलब हुआ 1,20,000, 1 2 3 4। हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा, यानी कि 1 का हिस्सा। मेरे भाई जब 8 का मान हुआ 120 मान के चलो, तो 1 का मान 15 होगा, यानी कि 15 के फॉर्म वाला ही हमारा सही उत्तर होगा, जो कि है सिर्फ ऑप्शन ए। हमसे अंतिम के 2 अंक पूछ रहा है। देखो 1-5, मेरे भाई 1-5 और 1-2 का पेयर मिलकर के 1 जीरो का निर्माण करता है। 1 जीरो बनने के लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे पास 1-5 हो और 1-2 हो, यानी कि जितने 5 और 2 के पेयर होंगे उतने ही हमारे क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। अगर हम यहां से देखें तो यहाँ पे 105, देखो 105 का पावर 143 है, क्या मैं 5 गुने 21 का पावर 143 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे 5 143 बार आ रहा है, और यहाँ पे अगर हम दो देखें तो यहाँ पे 2 भी बहुत बार आ रहा है। यानी अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है ना, तो मेरे भाई 2 जीरो होने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारे पास 2 5 और 2 2 हो, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि 143 5 है, और इसमें 2 2 से तो ज़्यादा ही 2 होगा, यानी कि 2 जीरो तो मिनिमम होगा। यानी कि ऑप्शन ए हम बोल सकते हैं कि लास्ट के अगर हम 2
अंक हमसे पूछ रहा है तो बोल सकते हैं कि 2 जीरो होगा। लास्ट के 3 अंक भी 2 जीरो ही होगा। एक राशि को 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष निवेश किया जाता है। यदि इससे सही समय के सॉरी यदि इसे उसी समय के लिए R+5% पर निवेश किया गया होता तो इससे 420 रुपया अधिक प्राप्त होते। समान राशि को 4:2/3 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से हमसे बोल रहा है साधारण ब्याज है। ठीक है ना, साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है। देखो 3 वर्ष के लिए अगर 5% ज्यादा पे निवेश करता है यानी कि 15%, 15% का वैल्यू मेरे भाई 420 है। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? अगर हम यहां से इसको कैलकुलेट करें तो 5 से इसको काटो 20 बार में और 5 से इसको 3 बार में, 3 इसको काटेगा 140 बार में, यानी कि 14 दूनी 28 पे 2 जीरो। ये आपका क्या आया मेरे भाई? ये आपका आया मूलधन। हमसे पूछ रहा है कि 4:2/3 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय, यानी कि 4×3 = 12 बटे में 3, मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। दर कितना है? 12 बटे में 100। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12, 14 चौके 96 गुने 48 हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी 14 चौके 56 होता है, 56 गुने 48। ठीक है, लास्ट में 8 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई। अगर हम 56 और 28 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो अगर हम 28 को 50 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो 28 को 56 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 28 छक्का कितना होता है? 20 छक्का 120, 168 होता है। तो 1400 और 168, 1568 हम बोल सकते हैं। दो संख्याएं 9 और 1 से इस प्रकार है कि 9 और 1 का मध्य अनुपाती 15 है। तो मेरे भाई हमसे पूछ रहा है कि x का मान, 9 और 1 का मध्य अनुपाती, यानी कि अगर हम देखें कि 15 गुने 15 जो होगा ना वो होगा 9:x के बराबर, यानी कि x जो होगा मेरे दोस्त वो 25 होगा। क्योंकि ये 9 है, इसको काटेगा 5 बार में और इसको भी काटेगा 5 बार में, 50 25, ऑप्शन सी। ये मेरी दोस्त टेलीग्राम आईडी है, इस पर मैं क्लास नोट डालता हूं, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचे। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट जो होते हैं मैं आप लोगों का पूरा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव होता है, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, ये मान लो कि अब आपकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। एक मेरे भाई हैं वो बोलते हैं आरबीई का सोल्यूशन, अब मैं अगले टाइम से आरबीई का भी सॉल्यूशन दूंगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए और मैं जितना हो सकता है मैं अपने ओर से आप लोगों के लिए बेस्ट दूंगा ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरा, अगर मैं आपके प्रिपरेशन में 1% या 2% भी फायदा पहुंचाऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।